साथ यश शुक्ला और आज हमारी खास पेशकश में के न्यूज में आज हमारे साथ जुड़ेंगे प्रतापगढ़ के प्रधान संघ के अध्यक्ष नवीन कुमार जी, जिनसे आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ के तमाम मुद्दों पर, जैसे कि प्रतापगढ़ में प्रधानों के ऊपर लगातार जो हमले हो रहे हैं, प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई की जाती है या नहीं, ऐसे ही कई तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज हम नवीन कुमार जी से चर्चा करेंगे। नवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नवीन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि प्रतापगढ़ में प्रधानों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं लेकिन प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपको? अब गत पंचायत चुनाव जो बीते हुए हैं उसके बाद से गंवई राजनीति में गुटबाजी इतना ज्यादा सक्रिय हो गई है जिससे आए दिन पंचायत चुनाव के पश्चात लगभग आधा दर्जन प्रधानों की हत्या की जा चुकी है और लगभग 10-15 प्रधानों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें मेरे खुद के खिलाफ जानलेवा हमला हुआ था 7 सितंबर को और नामजद तहरीर दी गई थी। नामजद तहरीर में 5 अभियुक्त नामजद थे जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत 307 का हुआ था, परंतु आज इतने दिन बीत गए, आज तक संबंधित जांच अधिकारी महोदय या स्थानीय पुलिस ने उनके घर जाना नहीं समझा उचित कि जा करके उनसे पूछताछ कर सके या उनकी गिरफ्तारी कर सके। सारे मुल्जिम अपराधी खुलेआम टहल रहे हैं। जी नवीन जी, तो आपने इसके लिए कभी कुछ आवाज उठाने की कोशिश की है? आपने किस तरीके से इसको लेकर इस मुद्दे को उठाया है? हमने घटना के पूर्व भी चूंकि मुझको आशंका थी और घटना के बाद भी पुलिस महानिदेशक से लेकर के थाना अध्यक्ष के स्तर तक के पुलिस विभाग के जितने भी आला अधिकारी थे सबको रजिस्टर्ड डाक से अपने पूरे व्यथा को भेजा था, परंतु आज तक मुकदमा लिखे जाने के बावजूद भी किसी तरीके की प्रशासनिक कार्यवाही न किया जाना बहुत ही हास्यास्पद है और पुलिसिया रवैये पर बहुत ही निराशाजनक है। और हमारे साथ नहीं, हमारा एक साथी प्रधान लक्ष्मणपुर विकासखंड का राजकुमार यादव, जो घर से निकलते ही दिन के 12 बजे उसके ऊपर गोली मारी गई और वो मेदांता हॉस्पिटल में जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है। ये है पुलिस का कार्यप्रणाली कि दिन के 12 बजे लोगों को गोली मारी जा रही है। इस तरीके से अगर प्रधानों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के कार्य होते रहेंगे तो हम कब में काम करेंगे? जनता ने हमको 60 महीने का कीमती समय दिया हुआ, 60 महीने बीत जाएंगे, हम अपनी शरीर की सुरक्षा करें कि जनता के हितों का काम करें, उनके विकास के कार्यों को संपादित करें कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, आला अधिकारियों के ऑफिस में दौड़े अपनी सुरक्षा के लिए। जी तो नवीन जी, आपने मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती है, प्रधान सिंह जिस तरीके से पिंटू सिंह पर 5/12/2020 से लेकर 30/6/2021 को नामजद शिकायत की गई थी और लेकिन प्रशासन ने उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और 7 सितंबर को उन अपराधियों ने उन पर हमला भी किया था। तो पुलिस प्रशासन आखिर क्यों अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है? इसकी क्या बड़ी वजह है? क्या ये कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक अमला है वो मिलीभगत चल रही है यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि मिली भगत तो हम नहीं जानते, क्योंकि 24 घंटे हम थाने में नहीं है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे कौन विभागीय अधिकारी बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, मगर उनकी कार्य प्रणालियां हमारे मुकदमे में या हमारे तमाम प्रधान साथियों के मुकदमे में जो कार्य प्रणाली एक पारदर्शी कार्यवाही होनी चाहिए, वो पारदर्शिता नहीं दिखाई पड़ रही है। तो लबुलुआब इससे यह लगता है कि अपराधियों को बचाने का ही उपक्रम किया जाता है। अब आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि मैंने लिखित तहरीर दिया था, मेरी तहरीर में हेराफेरी कर दी गई। जिनके ऊपर 307 नहीं लगना था उनके ऊपर 307 के मुकदमे पंजीकृत कर दिया गया मेरी तहरीर से, और जिनके ऊपर षड्यंत्र 120B की धारा लगनी थी उनको 307 में कर दिया गया और 120B की धारा को हटा दिया गया और अभियुक्त का नाम मैंने जो दिया था उसके नाम को बदल दिया गया। मेरे तहरीर के साथ छेड़खानी की गई है। तब इसी से जान लीजिए कितनी पारदर्शी हो, कितनी ईमानदारी हो, कितने दायित्व एवं कर्तव्यों के साथ जो है हमारे साथ न्याय होगा। जी नवीन जी, तो मैं लगातार, लेकिन ये एक सवाल उठ रहा है ना कि जब आप पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं कि अपराधियों की बात जो है वो नहीं सुन पा रहे हैं लोग, तो आपने किस तरीके से वहाँ पर उनसे बातचीत की है? प्रशासन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और आखिर क्यों नहीं सुन रहा है प्रशासन? अब प्रशासन ये तो उनकी मंशा जाने क्यों नहीं सुन रहा है। प्रशासन तो पूरा उत्तर प्रदेश चिल्ला रहा है
हम ही जी अकेले नहीं है। जी प्रशासन, हम तो बहुत संविधान के एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुने गए बहुत छोटे से पदाधिकारी हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं। बड़े बड़े मंत्री विधायक जो है कि हैरान परेशान टहल रहे हैं, जी उनकी नहीं सुनी जा रही है। तो हमारी क्या विश्वास है। रही बात प्रधानों के प्रकरण पर, तो प्रधान लगातार उत्पीड़ित किए जा रहे हैं। मैं प्रदेश सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करूंगा जी कि अगर प्रधानों को एक सुरक्षित माहौल न दिया गया, अगर एक सुरक्षित एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट किया गया जिससे प्रधान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, जी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम 59,000 प्रधान हैं और 59,000 प्रधान में से अगर 40%, 50% प्रधानों ने अगर यह विचार बना लिया कि हमको अपने मन की करना है, तो हम वोट चेंजर का काम करेंगे। वोट चेंजर का काम करेंगे, बूथ बाय बूथ, पोलिंग स्टेशन बाय पोलिंग स्टेशन, बूथ वोट चेंजर का काम करेंगे और जिसका खामियाजा संबंधित सत्ताधारी पार्टी को होगा। जी नवीन जी, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि ग्राम प्रधान के मानदेयों में आज तक बढ़ोतरी नहीं की गई है। अब देखिए, ऐसा है मैम कि ये बड़ी दुखद स्थिति है। जी हम अध्यक्षीय पद प्रणाली से चुने जाते हैं। गोपनीय मतदान से 1,000 से लेकर के 10,000, 15,000 की जनसंख्या वाली पंचायतें जो हैं प्रधान चुने जाते हैं। जी गोपनीय मतदान से हमको चुना जाता है और हमको फाइनेंशियल पावर प्राप्त है, जी हमको प्रशासनिक पावर प्राप्त है। जी हम भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं। ग्राम पंचायतों में किसी भी तरीके की शासकीय भूमि में कोई निर्माण होता है तो बगैर हमारे प्रस्ताव के वह जमीन अधिग्रहित नहीं की जा सकती। और इसके बावजूद भी हमारे साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। सदस्यीय प्रणाली से चुन करके गए लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य व अन्य तमाम राज्य स्तर, देश स्तर के जनप्रतिनिधि मेजे थपथपा करके, वहां न कम्युनिस्ट विचारधारा चलती है, न कांग्रेस विचारधारा चलती है, न वामपंथी, न दक्षिणपंथी, सब एक होकर के अपने वेतन भत्ते के लिए मेजे थपथपा करके रेलवे कूपन, टेलीफोन कूपन, हवाई कूपन बढ़ाकर कैंटीन में 5 रुपए थाली का भोजन करते हैं। कभी इन्होंने सोचा है प्रधानों के ऊपर क्या गुजर रही है? इनकी भी अपना परिवार है। क्या 5 साल ये पेट बांध करके काम करेंगे? अगर 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 ये फ्री में काम नहीं कर सकते, इनको वेतन भत्ता की जरूरत है। जनता की सेवा करने के एवज में ये वेतन भत्ता लाखों का रुपए लेते हैं। तो हम भी तो जनता का सेवा कर रहे हैं। हम अपने घर से गेहूं धान बेच करके जनता का सेवा करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो बजट होता है, केंद्रीय वित्त आयोग भारत सरकार देती है, राज्य वित्त आयोग, पंचम वित्त आयोग राज्य सरकार देती है। दोनों वित्त आयोग के आने वाली धनराशियों को खर्च करने का मार्गदर्शक सिद्धांत पहले से लिखा पड़ा गया होता है, मगर जब धनराशि रिलीज होती है तो यह सरकार अपने हमारे आयोग की मदर गाइडलाइन के साथ छेड़खानी करके अपने गाइडलाइन को इंप्लीमेंट कराने के लिए अपने अधिकारियों से, प्रमुख सचिव से, एसीएस से एक नया ऑर्डर पारित कर दिया जाता है कि इस पैसे से ये काम होगा। ऐसे स्थिति में बताइए, हम पंचायत के जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें हैं, जो विकास के कार्य, उनको किस पैसे से पूरा कराएंगे? और अब पैसे जो आते हैं वो सारे पैसे अब हमारे मानदेय में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में अब पंचायत सहायक की नियुक्ति हो गई। 6,000 हमको उसको मंथली देना है। हमारे ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय संचालन के लिए एक महिला की नियुक्ति हो गई है, उसको 9,000 रुपए मंथली देना है। अब अगर हम ये साल भर में 2 इंस्टॉल मिलती है, 2 इंस्टॉलमेंट मिलती है, तो अगर हम सारा पैसा मानदेय में दे देंगे तो किन परिस्थितियों में हम विकास कार्य किन पैसों से कर पाएंगे? यह बहुत बड़ा मुद्दा है। नवीन जी, जैसे कि आपने मानदेयों को लेकर बताया कि इसमें बढ़ोतरी आज तक नहीं हुई है, तमाम समस्याएं हो रही हैं, आगे भी अगर इसका संज्ञान नहीं लिया जाता है फिर क्या किया जाएगा आपके द्वारा? अब हम अपनी आवाज आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो इस बात का संज्ञान लें और सहानुभूति पूर्वक। हम ये नहीं कहते कि हमको सांसद के बराबर, विधायक के बराबर या किसी अन्य लोक सेवक के बराबर भत्ता मिले, मगर एक सम्मानजनक तरीके से भत्ता। हमारा अपॉइंट किया गया रोजगार सेवक हमसे ज्यादा 10,000 मानदेय प्राप्त कर रहा है। हमारे द्वारा नियुक्त चयनित किया गया शिक्षा मित्र हमसे ज्यादा मानदेय प्राप्त कर रहा है, 4 गुना। हमसे चयनित की गई आशा हमसे ज्यादा मानदेय प्राप्त कर रही है। आंगनबाड़ी सहायिका हमसे ज्यादा मानदेय प्राप्त कर रही है। और मैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी ग्राम प्रधान
मुझको 3500 रुपए दिया जा रहा है। मेरे अंडर में जॉब कार्ड धारक काम करता है, 204 रुपए प्रतिदिन उसकी मजदूरी होती है, 1000 से ऊपर उसका प्रति महीना वेतन बन रहा है। मैं 3500 रुपए पा रहा हूँ। 3500 रुपए में अगर पैदल चलूंगा तो भी 3500 रुपए महीना मेरा खर्च नहीं पूरा हो पाएगा। बिल्कुल आज की डेट में अगर मोटरसाइकिल से चलेंगे तो सही 100 कह रहे हैं, रुपए सही के कह ऊपर रहे तो हैं। कर दिया है। बिल्कुल नवीन जी, कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की भी ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से हम प्रधानों के हमलों को लेकर भी शुरुआत में बात कर रहे थे, अगर हम उसको लेकर बात करें कि अगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, अगर पुलिसिया कार्य प्रणाली जो है वो नहीं सुधारी जाती है, फिर आगे आप किस तरीके से इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे? हमारे चैनल के माध्यम से तो आप लगातार सरकार तक तो इस बात को बता ही रहे, लेकिन उसके अलावा आप क्या करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत अहम मुद्दा है, प्रधानों की भी जरूर बात सुनने की जरूरत है आज। हम आपके चैनल के माध्यम से जनपद प्रतापगढ़ के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। जी मेरी तहरीर निकलवाई जाए जी और दर्ज हुई एफआईआर निकलवाई जाए जी और उसके बाद उसमें अंतर देखा जाए कि मेरे कथन सत्य हैं कि असत्य हैं। मेरे तहरीर के साथ छेड़खानी क्यों की गई और किन परिस्थितियों में किसके दबाव में की गई। जो मुलजिम 307 में नहीं थे उनका नाम 307 में कैसे आया। नवीन जी, तो आपने क्या उस टाइम ये आवाज नहीं उठाई थी? क्या आपने उस टाइम ये सवाल नहीं किया था? किससे लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? सरकार से कोई लड़ पाया है? प्रशासन से कोई लड़ पाया है? हो सकता है जितना मैंने बोला है या अब तक 2-3 दिन 4 दिन से बोल रहा हूं, मेरे खिलाफ दुर्भावना पूर्वक ढंग से मेरे खिलाफ कार्यवाही शुरू हो सकती है, इसलिए कि कमियां सबके अंदर होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत पाक साफ हूं, बहुत हरिश्चंद्र हूं, मगर ये नहीं है कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है। तो अपनी आलोचना न बर्दाश्त कर सका प्रशासन, मेरे खिलाफ दुर्भावना पूर्वक कार्यवाही प्रारंभ हो सकती है। मेरे किसी विरोधी से तहरीर लेकर के मेरे खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है, मुझे जेल भेजा जा सकता है, मगर इससे मेरी आवाज नहीं दबाई जा सकती। मैं पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय से पूछना चाहूंगा कि एलआईओ इंस्पेक्टर प्रतापगढ़ ने मेरी सुरक्षा के विषय में जांच पड़ताल करके अपना इनपुट दिया था आज के 4 महीने पहले, और उन्होंने 20 बिंदु पर आख्या मांगी थी थाना अध्यक्ष बागरा चौकी इंचार्ज सकरदार दिनेश सिंह से। दिनेश सिंह ने आज 3 महीने से मेरी सुरक्षा की फाइल अपने पास दबा के चौकी इंचार्ज सकरदार रखे हुए हैं। आज तक उन्होंने मेरी सुरक्षा की फाइल को अग्रसारित नहीं किया अपनी अच्छी बुरी रिपोर्ट लगा करके, और मुझको थाना स्तर से सुरक्षा प्रदान की गई है। मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम प्रधानों को सुरक्षित माहौल की जरूरत है। आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए जिसमें सुरक्षित माहौल हो और आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। 1141 प्रधान है, किसको किसको आप गनर देंगे? हमको गनर की जरूरत नहीं है, हमको सुरक्षित माहौल की जरूरत है, अपराधियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जब 307 का मुकदमा हुआ तो जितने लोग उसमें अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? किसके प्रभाव से नहीं हुई? किसके दबाव से नहीं हुई? प्रभावित कर रहा था जांच को? जब हमारी घटना में एलआईओ ने आकर के जांच किया, तमाम अन्य आला अधिकारियों ने आकर जांच किया, 7 तारीख की घटना की एफआईआर 11 तारीख को हो रही है, लगातार 5 दिन अन्वेषण हुआ है, अनुसंधान किया गया है, तब जाकर के मेरी घटना का एफआईआर लिखा गया है। और घटना में जो तहरीर दी गई थी, तहरीर के विपरीत एफआईआर लिखी गई है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ इसका ध्यान दें और उस तहरीर को निकलवाएं और मेरी एफआईआर को निकलवाएं, और दोनों में अंतर देखेंगे, जमीन आसमान का मिलेगा। किस परिस्थिति में किसने इसको किया है उसको दंडित किया जाना चाहिए। और चौकी इंचार्ज सकरदार आरोपितों के साथ बैठ करके चाय पीता है, नाश्ता करता है और उनके घर पे आवागमन करता है। 307 के मुलजिम के साथ अगर पुलिस बैठेगी तो उनके हौसला बढ़ेगा कि घटेंगे? हमारी हत्या होगी, हमारे प्रधानों की हत्या होगी। हमारा प्रधान राजकुमार यादव घर से निकल रहा था, लबे दरवाजे पर दिन के 12 बजे उसको गोली मारी गई, अभी मेदांता में एडमिट है, आज तक उसकी एफआईआर अभी नहीं लिखी गई है। हम कहते हैं कि हम प्रधानों की हत्या करवा करके प्रशासन क्या सिद्ध करना चाहता है? जी नवीन जी, कहीं ना कहीं आपकी जो बात मैंने यहाँ पर सुनी और उससे वो स्पष्ट है कि किस तरीके से पुलिसिया कार्य प्रणाली जो है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, आप यहाँ पर प्रधानों के मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कमियाँ तमाम देखी जा रही हैं उन पर बात कर रहे हैं, आपके साथ और भी लोग इसमें शामिल होंगे? बहुत से लोग, पूरा संगठन हमारा शामिल है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी सम्मिलित है, और बहुत जल्द
हम लोग प्रदेश स्तर पर एक व्यापक आंदोलन करेंगे, जनपद स्तर पर एक व्यापक आंदोलन करेंगे। अगर हमारी समस्याओं का निदान हुआ, दो मूलभूत समस्याएं हैं, बहुत ही आवश्यक समस्याएं हैं। प्रधानों को सुरक्षित माहौल, इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में बीट बनी होती है, उस बीट में एक सिपाही को, एक कांस्टेबल को, उसको बीट इंचार्ज बनाया जाता है। तो बीट वार प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह एनालिसिस कराया जाए कि निर्वाचित वर्तमान प्रधान का किससे किससे उसका तनाव चल रहा है, कौन कौन से गुट प्रधान के खिलाफ सक्रिय है या प्रधान जी किस गुट के खिलाफ सक्रिय है, उसकी बीट बुक में एंट्री की जाए और उसके आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर एनालिसिस करके उन अराजक तत्वों को चिन्हित करके पहले से ही अगर ब्रेक लगा दी जाएगी तो ऐसी दुर्भावनापूर्ण घटनाएं नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल नवीन जी, कहीं ना कहीं आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर हमने आपकी सारी बातों को सुना कि आपने तहरीर दी, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, आप लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी जिस तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये काफी शर्मनाक भी है। अगर हम प्रधानों की बात करें तो क्या प्रधानों की सुरक्षा जरूरी नहीं है? ये मैं सवाल पूछना चाहती हूँ उन पुलिसकर्मियों से भी कि क्या प्रधान इंसान नहीं होते हैं? क्या उनकी जो जरूरतें हैं या उनके जो मुद्दे हैं उन पर क्यों संज्ञान नहीं लिया जाता है? मैं नवीन जी आपसे यहाँ पर गुजारिश करूंगी कि आप जरा एक बार फिर से तमाम उन दर्शकों को बताइए कि प्रधानों की क्या वो जरूरी समस्याएं होती हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, जिन पर बात करने की जरूरत है। नवीन जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ नवीन जी लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि प्रधान संघ के अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह जी और प्रधानों के मुद्दों को उठा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानों पर हमले हो रहे हैं प्रतापगढ़ में, किस तरीके से सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। नवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। नवीन जी, मैं यहाँ पर जिस तरीके से बात कर रही थी कि तमाम समस्याएं जो हैं वो प्रधानों को होती है, मैं चाहूंगी कि एक बार आप दर्शकों को बताइए कि प्रधान की वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका ध्यान सरकार को लेना चाहिए, जिसका संज्ञान। देखिए, सबसे पहला बात तो यह है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जी पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारा करबद्ध निवेदन है जी कि एक अभियान छेड़ करके प्रत्येक 1141 ग्राम पंचायतों के में अपने थाना अध्यक्ष से, अपने बीट सिपाहियों से यह एनालिसिस करवा ले कि किस पंचायत में कितने तनाव है, कितने गुट बने हुए हैं, कहाँ कहाँ तनाव व्याप्त है, कहाँ कहाँ किसी भी अप्रिय घटना का अंदेशा बना हुआ है और उसके हिसाब से वहां पर प्रबंध कराए जाए। प्रधानों को सुरक्षा नहीं, सुरक्षित माहौल दें। सुरक्षित माहौल में रहना और जीने का अधिकार हमको, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और दूसरी बात कि मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि हम प्रधानों के मानदेय के विषय में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। हमको नरेगा जॉब कार्ड धारक से भी बेगैरत स्थिति में रखा गया है। अगर आप हमारी विषय में नहीं सोचेंगे तो आने वाले 2022 के चुनाव में हम सोचेंगे और पूरी गंभीरता से सोचेंगे और हमारा पूरा प्रदेश का प्रधान सोचेगा और हम इस बात से नहीं डर जाएंगे कि आप हमारी जांच करवा करके हमको जेल भेजवा करके हमारा मुंह बंद कर लेंगे, मैं जेल चला जाऊंगा। 59,000 प्रधान में 9,000 तो बचेंगे, वो मेरा काम करेंगे। तो मैं आपको एक तरीके से चेतावनी देता हूं, सत्ताधारी दल को चेतावनी देता हूं कि अगर आप प्रधानों के खिलाफ अनाप शनाप की कार्यवाहियां, उनका उत्पीड़न, उनके बजट में बंदरबांट, अनावश्यक के बजट को अनावश्यक चीजों में खर्च कराने का उपक्रम नहीं बंद किया गया और हमारे मानदेय पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए एक संतोषजनक, सम्मानजनक मानदेय नहीं सुनिश्चित किया गया, तो हम आने वाले 2022 के चुनाव में सारे 59,000 प्रधान संगठित होकर एक सुर एक आवाज, हमारा न कोई दल है न हमारी कोई विचारधारा है, हम उस विचारधारा के साथ जाएंगे जो हमारी इन सब मांगों को पूर्ति करने का आश्वासन देगा और करने का प्रयास करेगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नवीन जी आप परिवर्तन के पूरे मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। आपसे और भी यहाँ पर हम आगे जानकारी लेंगे। नवीन कुमार सिंह हमारे साथ यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे हम अभी और भी अपडेट देंगे कि प्रतापगढ़ में जिस तरीके से प्रधानों पर हमले हो रहे हैं, तमाम तरीके की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, उन समस्याओं से आज रूबरू करा रहे हैं हमें नवीन जी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल
अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम खास पेशकश में नवीन जी के साथ जुड़े हुए, नवीन जी जो कि प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं और प्रधानों के से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं, जो उनकी तमाम समस्याएं हैं जिन्हें अनदेखा किया जाता है, उनसे अवगत करा रहे हैं नवीन जी। नवीन जी का सीधा रुख करते हैं और नवीन जी से जानते हैं कि प्रधानों को क्या कुछ समस्याएं होती हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कार्य अभी तक किए जा चुके हैं। उन्होंने जैसे बताया कि पुलिसिया कार्य प्रणाली जो है वो काफी खस्ता हाल है और नवीन जी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि अगर हमारी बातों का संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम पक्का नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुनना भी बहुत जरूरी है। नवीन जी, जिस तरीके से आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 2022 में आप बिल्कुल नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार हैं अगर आपकी बातों का संज्ञान नहीं लिया जाता है तो, प्रधानों की सुरक्षा का अगर ध्यान नहीं लिया जाता है तो। मेरी बात सुनिए आप। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, हमारा नेतृत्व परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है ना। हम बहुत राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, हम ग्राम प्रधान हैं। हम सिस्टम के विरोधी हैं। जो सिस्टम चल रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम सरकार का विरोध या किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। शासनादेश जो जारी होते हैं उन शासनादेश के इम्प्लीमेंट में करने में जो दिक्कतें आती हैं उनका विरोध कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 15वें वित्त आयोग की गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा बनाई गई और उसका फंड रिलीज किया गया, तो एक गाइडलाइन बना के रिलीज किया जाता है नीति आयोग द्वारा, और उसमें यह दर्शाया जाता है कि पैसे का यूटिलाइजेशन किन किन तरीके के कार्यों में होगा। तो ऐसे पैसे जब आते हैं केंद्रीय वित्त आयोग के, तो उसके साथ साथ फिर राज्य सरकार के मातहत जो है, जो आईएएस की लॉबी बैठी हुई है, या अपने दिमाग को खोद करके और हमारे सर पर मढ़ देती है कि आप इस मद में खर्च करेंगे, जो कि नितांत आपत्तिजनक कार्य है। जब उसकी मदर गाइडलाइन केंद्रीय वित्त आयोग की बनी हुई है तो उस गाइडलाइन के विपरीत हमसे कार्य कराने के लिए क्यों बाध्य किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, पंचम वित्त आयोग गठित हुआ, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश का, उसने अपनी सिफारिशें दी, उस पर वित्त आयोग की ग्रांट रिलीज होती है। वह पैसा किन किन मद में खर्च होगा इसका भी निर्धारण पूर्व से रहता है। पैसा आने के पहले 5 साल लगातार एक गाइडलाइन
चलती है। हर बार जितनी इंस्टॉलमेंट आएगी हर बार एक नई गाइडलाइन आती है। अरे मेरा अनुरोध आपसे है मान्यवर, जो भी जिम्मेदार सरकार के अधिकारीगण है विभागीय, जो जिम्मेदार अन्य पॉलिटिशियन है, कि आप अगर कोई अन्य चीज का क्रियान्वयन पंचायतों में कराना चाहते हैं, अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कराना चाहते हैं, तो महोदय जिस तरीके से योजनाओं का खाका बनाते हैं वैसे उसके बजट का भी खाका तैयार करिए और उसके बजट को भी मुहैया पंचायतों को कराइए। पंचायतें बहुत खुशी खुशी आपकी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगी और अपने गांव को कौन प्रधान नहीं चाहता हमारा गांव बिल्कुल एकदम खुशहाल रहे, हमारे गांव के लोग खुशहाल रहे, हमारे गांव को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो। मगर यह नहीं है कि राम को चॉकलेट देने के लिए श्याम की चॉकलेट छीन ली जाए। आप हमारे ग्राम पंचायत के अन्य विषयों के कार्यों के पैसे को अपने द्वारा चयनित किए गए कार्यों पर लगवाते हैं, तो हमारे द्वारा चयनित किए गए कार्यों के पर पैसा कहां से आएगा? पंचायतें अपना कार्य योजना बनाती है, वार्षिक कार्य योजना, ग्राम सभा उसका अप्रूवल देती है, तो हम अपनी बनाई गई कार्य योजना पर काम कब करेंगे जब सारा काम राज्य सरकार के निर्धारण पे हो रहा है। राज्य सरकार पैसा दे रही है, राज्य सरकार कह रही है आप ये काम करिए, तो हमारा औचित्य क्या है? आप रख लीजिए अपना एक प्रशासक, प्रधान पद को समाप्त करिए और अपने प्रशासक से अपने मन मुताबिक काम कराइए। क्यों आप 3500 रुपए बर्बाद कर रहे हो? हमारा चुनाव कराते हो अरबों खरबों रुपया खराब होता है, आप हमारे अधिकारों को छीन के रखा है। 11वीं अनुसूची में जो हमको अधिकार प्रदत्त किए गए उनको आपने दबा के रखा है। 29 विभाग दिए गए, 73वें 74वें संविधान संशोधन 1993 94 उनको दबा के रखा गया। आप हमको स्वतंत्र क्यों नहीं होने देते? अभी आपके अधिकारों पर अतिक्रमण हो जाएगा। देखिए ना बंगाल में चल रहा है केंद्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र की लड़ाई। ममता बनर्जी कहती है हमारा यहाँ अधिकार है, केंद्र कहता है हमारा वहां अधिकार है, और हम एक छोटी सी इकाई है, हमको दबा करके पीस करके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधान पद के दायित्व और कर्तव्यों से विमुख होकर के काम कराया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। तो ऐसे अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारे खिलाफ जांच लगा दी जाती है। कौन दूध का दूल्हा है? न मैं दूध का दूल्हा हूं, न देश का सर्वोच्च को दूध का दूल्हा है। दिल्ली से लेकर के गांव स्तर तक सब उसी हमाम में नंगे हैं, कोई नहीं पाक साफ। अगर कोई एक व्यक्ति पाक साफ से 1 अरब 44 करोड़ की जनसंख्या में निकल आए तो हमें आप बताइए, सब उसी गंदगी के हैं। नवीन जी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उम्मीद करते हैं कि सिस्टम और ये सरकार दोनों ही आपकी बात को समझेंगे, उसका संज्ञान लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़रूरी है प्रधानों के लिए, कितना ज़रूरी है मानदेय की बढ़ोतरी के लिए। तो आगे देखना होगा खैर सरकार किस तरीके से संज्ञान लेती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो समीकरण है इसे समझाने के लिए कि किस तरीके से प्रधानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ नवीन सिंह जी जुड़े हुए थे जो कि प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने प्रधानों की समस्याओं से रूबरू कराया। उन्होंने बताया कि कैसे पुलिसिया कार्यप्रणाली जो है वो काफ़ी खस्ता हाल है, प्रधानों पर आए दिन हमले होते हैं और तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं उनका सामना उनको करना पड़ता है। तो सरकार और सिस्टम दोनों ही इन बातों का संज्ञान ले। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।